वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आज तो तुम लोग को देख के बड़ा मुस्कुरा रही है हमको देख करके। मास्टर साहब जो है आज मौलवी साहब बन करके आए हैं कह के। नहीं, वही सोच रही है ना? हाँ, मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब नहीं का मौलवी साहब। हम लोग भी जो है अपने स्कूल के ज़माना में मिडिल स्कूल में थे ना, तो मिडिल स्कूल के जितने भी टीचर थे, उर्दू स्कूल से पढ़ाई किए थे, उर्दू स्कूल के जितने भी टीचर थे सबको हम लोग कहते थे मौली साहब। मौली साहब जो भी टीचर थे सब थे मौली साहब। उर्दू टीचर थे, उर्दू स्कूल था, है ना जी? तुम लोग यहाँ जैसे गराडी उर्दू हाई स्कूल है ना, लेकिन वहाँ पे तो सब गैर मुस्लिम टीचर लोग हैं। सरे कहती होगी ना। हम लोग यहाँ जो भी टीचर थे सबको सब टीचर मास्टर, यानी उर्दू ही टीचर सिर्फ नहीं, उर्दू के अलावा मान लो साइंस पढ़ाने वाले हैं, है ना, समाज पढ़ाने वाले हैं या मैथ पढ़ाने वाले हैं, सब हम लोग के लिए थे मौली साहब। अलीम मौली साहब, बद्र मौली साहब, रियाज मौली साहब। सिर्फ मेरे अब्बा जो है उस स्कूल में हेड मास्टर थे। लड़के जो है या जो भी स्टूडेंट्स थे सिर्फ मेरे अब्बा ही वो कहते थे मास्टर साहब या हेड मास्टर साहब। बाकी जितने टीचर सब मौली साहब। तो तुम लोग को भी आज लगता होगा आज मौलवी साहब आए हैं पढ़ाने। पूरा प्योर उर्दू वाले मौलवी साहब, है ना? चलो, मौलवी है समझो हमको, मौलवी साहब हम नहीं हैं। बैठ के आराम से आज पढ़ा जा। कैसा? चलो, कितना हमको जो है एकदम थका दिए तुम लोग बोलवा करके, जो है ब्लैक बोर्ड में लिखवा करके। चलो, क्या पढ़ा जाए? आज अपना मन से पढ़ाइए। अपने मन से पढ़ाएं तो आज ऐसा करो ना, आज मरसिया सुनो। सुनाइए। मरसिया, सुनाइए ना। मरसिया सुनी हो? मरसिया नहीं सुनी है? कब सुनी है, कहाँ सुनी है? याद नहीं। मरसिया सुनी है सब कोई कहीं ना कहीं। मुहर्रम में, मुहर्रम में ताजिया के पीछे पीछे पूरा जुलूस में निकलती हो। आज जो गुनगुनाते हैं गाते हैं, वो क्या गाते गुनगुनाते हैं? मरसिया। मरसिया मुहर्रम के मौके पे नहीं होता है? अब तो कम हो गया रे, पहले बहुत ज़्यादा था। लोग जो है जब ताजिया सीपड़, है ना, जुलूस निकला करता था, आगे आगे जो है चल रहे हैं लोग नाचते डेगते, और पीछे पीछे औरतें चल रही है, और सब कुछ ना कुछ जो है गाते हुए। जो गाती थी वो मरसिया गाती थी, मरसिया पढ़ती थी। कौन चीज़ का जिक्र होता है ध्यान में तुम लोग को? जो वहाँ पे गाती हैं औरतें, या गाती थी कहो, आप पता नहीं होता है कि नहीं होता, अब तो बहुत कम हो गया। ध्यान दिए हो? वो जो गाती थी वो क्या गाती थी? शादी ब्याह वाला गीत, शादी ब्याह वाला गीत गाती थी। रोपा डोबा में जो रोपा ऊपर रोपते हैं वो वाला गीत गाती हैं? वो गाती हैं क्या? हैं कि फिल्मी गीत वहाँ चलता है? गज़ल उजल चलता है क्या? कव्वाली होता है? हाँ कह देगी, हाँ कह देगी, कुछ लोग हाँ कह देगी। हाँ, कव्वालिये जैसा रहता है, और कव्वालियों बजता है बाबा, कव्वालियों बजाता है लोग। या आजकल तो बड़ा बड़ा जो है स्पीकर वगैरह, लाउड स्पीकर, साउंड बॉक्स वगैरह में जो है नहीं होता है। मुहर्रम के मौके पे जो लोग बजाता है ना, उसको ध्यान देना, वो लोग कव्वाली नहीं बजाता है, वो लोग मरसिया बजाता है। और जो गाती हैं औरतें ना, या गाती थी, वो मरसिया गाती थी, मरसिया पढ़ती थी। क्या चीज़ का जिक्र होता है, ध्यान नहीं दिए हो? हज़रत इमाम हुसैन के शहादत का जिक्र उसमें होता है। वाक़या करबला का जिक्र होता है मरसिया में। मरसिया में करबला का वाक़या पेश किया जाता है। जो करबला में वाक़या पेश आया था, हज़रत इमाम हुसैन को जो शहादत मिली थी, उसी का जिक्र करते हैं। गाने वाला, गुनगुनाने वाली, है ना, मरसिया पढ़ने वाली भले उसको ना समझे, क्योंकि वो तो रटी हुई है,
पहले से जहन में बैठा हुआ है, क्या बोल रही है भले उसको पता नहीं हो, लेकिन वो इमाम हुसैन के शहादत का जिक्र करती हैं। हाँ समझे? देखो यहाँ पे ज़्यादातर मरसिया में करबला का वाक़या ही पेश किया जाता है, लेकिन मरसिया का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है ना, कि सिर्फ और सिर्फ जो है करबला का वाक़या पेश किया जाए या हज़रत इमाम हुसैन के ही शहादत का वाक़या पेश किया जाए, वही मरसिया है। मरसिया बहुत सीधा सीधी अगर समझो तुम लोग तो मरसिया उसे कहते हैं जिसमें किसी के मरने के बाद, है ना, जब कोई अपने या कोई भी जो है मरने के बाद मरने वाले जो है ना, जो मरने वाला तो मर गया, अब उसके जो रिश्तेदार हैं वो मरने वाला का जो जिक्र करता है ना, मरने वाला का खूबी, उसका बड़ाई, उसके याद में जो उसके मुंह से निकलती है। औरत लोग को नहीं देखे हो, चिल्लाना, छटपटाना और हाय रे ये और वो, पता नहीं क्या क्या मुंह से निकलता है। वो बोलती नहीं है बल्कि वो गुनगुनाती है, रेघाती है, नहीं होता है? माने सदमा में, अफसोस में, तड़प में, है ना, अपने करीबी रिश्तेदार के मरने को लेकर के जो उसके अंदर से जो बात निकलती है वही मरसिया है। वो पढ़ती थोड़े है, या उसका मकसद थोड़े रहता है उसका कि हम गाएं या गुनगुनाएं, या वो बोल बोल के नहीं रोती है बल्कि वो गुनगुना के रोती है। उसी के बारे में मरने वाला का जिक्र करती है, नहीं करती है? उसके बारे में अगर मान लो कुछ वाकया जो है कुछ पेश आया हो, 1 दिन 2 दिन पहले या 4 दिन पहले, काल्हे तो बढ़िया रहे, पराठा रोटी खाए के जा रहे हैं, कैसे ऐसे हो गए रे। अब हम हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन मुंह से यही ना निकलता है, वही मरसिया है। मरने वाले के, है ना, उसके ऊपर अफसोस करते हुए जो आहो बका, जो मुंह से आवाज़ निकलती है, जो गुनगुनाती है, वही मरसिया है। ठीक है, चलो मरसिया के बारे में यहाँ कुछ अलग डिफिनेशन लिखा हुआ है ना, लेकिन शॉर्ट में तुम लोग जानो वही मरसिया है जो किसी के मरने के बाद जो है ना, उनके चाहने वाले उनके, है ना, गम में रोते धोते हैं। लेकिन ज़्यादातर मरसियों में करबला का वाक़या पेश किया जाता है, हज़रत इमाम हुसैन के शहादत का वाक़या पेश होता है। ठीक है, आज मरसिया में ही जो है हम लोग देखो, यहाँ भी जो है एक मरसिया तुम लोग को पढ़ना है, मीर बबर अली अनीस के ज़रिया लिखा हुआ मरसिया, शहादत हज़रत अब्बास, हज़रत अब्बास के शहादत का यहाँ पे ज़िक्र किया गया है। ठीक है ना, बहुत तफसील से नहीं, बहुत शॉर्ट में, बहुत छोटा यहाँ पे मरसिया लिखा हुआ है। ठीक है, शहादत हज़रत अब्बास का, है ना, उनकी जो शहादत हुई थी उसका चर्चा यहाँ पे मीर बबर अली अनीस कर रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो ये मरसिया पढ़ने से पहले हम लोग मीर बबर अली अनीस, पहले अनीस को जान लेते हैं, है ना। ये मीर बबर अली अनीस जो है, ये मरसिया निगार जो हैं, ये शायर जो हैं, ये कैसे शायर हैं, कैसे मरसिया निगार हैं, कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है ना, उसको जान लेते। निकालो मरसिया, कितना पेज नंबर में दिया है देखो तो, मरसिया जो है कितना पेज नंबर में दिया है, फटाक से निकालो। गोल्डन उर्दू रखने वाली वही रखी है ना, गोल्डन उर्दू ला दो, वही किताब रखे हो तुम लोग, मेरे पास तो गोल्डन उर्दू, यही गोल्डन उर्दू है ना। ये खयाबान उर्दू में, गोल्डन उर्दू में देखो 2 किताब है, गुलिस्तान अदब है और खयाबान उर्दू है। ठीक है ना, गुलिस्तान अदब और खयाबान उर्दू। ये मरसिया जो पढ़ना है तुम लोगों को, ये गुलिस्तान अदब से पढ़ना है। ठीक है ना, गुलिस्तान अदब से, गुलिस्तान अदब यानी कि तुम लोग देखोगे अगर तो उर्दू, गोल्डन उर्दू। इसमें पेज नंबर देखो, पेज नंबर कहाँ गया जी, मीर बबर अली अनीस, हाँ मरसिया, पेज नंबर 93 निकालो। हाँ 93, अंग्रेजी समझती है, अंग्रेजी समझती है तो निकालो पेज नंबर 96। तुम लोग की किताब में 96 दिगर सवालात
सवाल नंबर 1, मीर बाबर अली अनीस की हयात और उनकी शायरी का जायज़ा लीजिए। ठीक है ना? मीर बाबर अली अनीस की हयात और उनकी शायरी का जायज़ा लीजिए। पेज नंबर 96 निकालो। चलो जल्दी से निकालो। निकाल लिए? निकाल लिए? चलो हम निकालते हैं अपनी किताब से। हमारी किताब में पेज नंबर 169 में है, 169 में। ये है असल गुलिस्तान अदब। गुलिस्तान अदब है ना? गुलिस्तान अदब असल टेक्स्ट बुक NCERT की ये है ना? इसमें पेज नंबर 169 में दिया हुआ है। और तुम लोग की किताब में 96 में है ना? इसी को निकाल के मैं तुम्हें दूसरा कौन? हाँ अच्छा, तुमको लगता है मालूम था ना कि आज जो है मरसिया पढ़ाएंगे सर? नहीं, आप फिर से और कुछ था तो अच्छा, नाम नहीं पता। चल ठीक। जानती थी आज जुम्मा है तो आज थोड़ा आज है ना सुनाएंगे सर। चलो कोई बात नहीं। निकालो मीर बाबर अली अनीस। निकाले? उनके हयात और क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? पढ़ो, सवाल पढ़ो। और उनकी शायरी का जायज़ा लीजिए। फिर से पढ़ो सवाल फिर से पढ़ो। मीर बाबर अली अनीस की हयात और उनकी शायरी का जायज़ा लीजिए। यही ना है जी? हयात, उनकी हालात ज़िंदगी और शायरी का जायज़ा लेना है। सवाल का 2 पार्ट हम फिर से कह रहे हैं। इसके पहले भी जो है जिस भी किसी मुसन्निफ़ का जिक्र किए हैं, जिस भी किसी अफसाना निगार, ड्रामा निगार या जिसको भी पढ़ाएं, 2 पार्ट में सवाल रहता है। उनके हालात ज़िंदगी या उनके हयात और उनके कारनामे। यहाँ पे हम लोग शायर को पढ़ रहे हैं, मरसिया निगार को पढ़ रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे मीर बाबर अली अनीस की हयात यानी कि उनकी हालात ज़िंदगी और उनकी शायरी का जायज़ा लेना है। बात समझी ना? उनकी शायरी का, वो शेर व शायरी किए तो किस अंदाज के शेर व शायरी किए, शेर व शायरी में वो क्या लिखे, नज़्म लिखे, गज़ल लिखे, मरसिया लिखे, कसीदा लिखे, रुबाई लिखे, हाँ, गीत लिखे, हमद लिखे, नात लिखे, क्या लिखे कि सभी चीज़ लिखे। और अगर सभी चीज़ लिखे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सिन्फ में उनको महारत हासिल होगी ना। तो किस फ़न में, किस सिन्फ में उनको महारत हासिल थी? यहाँ हम लोग देखो मरसिया पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मीर बाबर अली अनीस एक बड़े मरसिया गो थे, एक मरसिया निगार थे। ठीक है ना? ये बड़े रुबाई निगार भी माने जाते हैं, ये अच्छे कसीदा वो भी कहे जाते हैं, माने जाते हैं। इनका नाम जो है कोई गज़ल गोओं की हैसियत से नहीं लिया जाता है, नज़्म निगार की हैसियत से हम लोग इनको नहीं जानते हैं। अगर मीर बाबर अली अनीस को जानोगे तुम लोग अभी या बाद में भी, या तो मरसिया निगार की हैसियत से, या तो रुबाई गो की हैसियत से, या फिर कसीदा गो की हैसियत से, कसीदा कहने वाले की हैसियत से। बात समझे? यानी कि यही सब सिर्फ में इनको महारत हासिल थी। ठीक है, आज हम लोग इनके जो एक मरसिया दिया हुआ है, तो मरसिया तो नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सुना रहे हैं, लेकिन मीर बाबर अली अनीस को देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, चलो निकालो। उठना पड़ेगा जी, नहीं उठने से काम ही नहीं चलेगा। मीर बाबर अली अनीस, क्या लिखा हुआ है? पढ़ा रहा है ना? ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है इसके नीचे 1802 और 1874, यानी कि 1802 ईस्वी में पैदा हुए, 1874 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। यही है ना? 1802 में पैदा हुए, 1874 में इंतकाल किए हैं। याद रखोगे, ये सब याद रखना पड़ेगा, है ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तुम लोगों को ये सब याद रखना चाहिए। इनका वक्त, इनका दौर, किस पीरियड के, किस काल के, किस अहद के ये शायर हैं, है ना? जाहिर सी बात है, जब इसे देखोगे तो मालूम हो जाएगा, ओ ये तो 19वीं सदी के शायर हैं, है ना? 1802 में पैदा हो रहे हैं, 1874 में इंतकाल कर रहे हैं, यानी कि ये 19वीं सदी के शायर हैं और बड़े शायर हैं, बड़े मरसिया निगार हैं, बड़े कसीदा निगार हैं, बड़े रुबाई गो हैं, है ना? ठीक है, देखते हैं यहाँ पढ़ते हैं
क्या लिखा है। और तुम लोग को देखो, है तो बहुत कुछ इनके बारे में, फिर हम कह रहे हैं, ठीक है ना, हैं तो बहुत बड़े शायर और इनको बहुत कुछ इनके बारे में जो है वो बोला जा सकता है, और है ना पॉइंट जो है इनको लिखाया जा सकता है। लेकिन तुम लोग को उतना ही जानना है जितना तुम लोग को सिलेबस में दिया हुआ है ना, जितना लिखा है किताब में उतना ही जानो तुम लोग। किताब देखो, फिर से हम कह रहे हैं किताब देखना ज़रूरी है, लाइन बाय लाइन एक एक लफ्ज़ को देखना ज़रूरी है ना। मीर बबर अली नाम अनीस तखल्लुस था। तखल्लुस क्या था? अनीस। मीर बबर अली नाम क्या है? मीर बबर अली। क्या नाम है रे? मीर बबर अली नाम हुआ ना, मीर बबर अली नाम हुआ, और तखल्लुस अनीस। तखल्लुस क्या हुआ? यहाँ लिखे है ना मीर बबर अली, यहाँ तक इनका नाम है। तखल्लुस है अनीस। तखल्लुस शायर अपनी शायरी में जिस नाम का इस्तेमाल करते हैं वही ना तखल्लुस होता है। गज़ल के शेर के लिए हम लोग कहते हैं कि गज़ल का आखिरी शेर, गज़ल का आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस बयान करता है ना, यानी अपना असल नाम का जिक्र करता है। हम लोग जो है मीर बबर अली अनीस नाम याद रहे ना रहे, लेकिन बाद में अनीस कहेंगे समझ जाओगे कि मीर बबर अली अनीस का जिक्र हो रहा है ना, अनीस कह देंगे। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब, गालिब के नाम से जानते हैं। मीर तकी मीर उनका तखल्लुस है, मीर के नाम से जानते हैं, है ना। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, कई शायर हैं, कई शायरों को पढ़ना है तुम लोगों को। ज़ौक़ के नाम से जानते हैं हम लोग। ख्वाजा मीर दर्द के नाम से जानते हैं हम लोग, नहीं जानते हैं? जिसमें शायर जिसमें अपना असल नाम, अपना तखल्लुस का इस्तेमाल करता है, उसी नाम से वो मशहूर हो जाते हैं, उसी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलो घंटी लग गई है, लेकिन तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, 10 मिनट में ख़त्म करते हैं हम लोग, ठीक है ना। 10 मिनट में हम लोग इसको ख़त्म कर रहे हैं। मीर बबर अली नाम अनीस तखल्लुस था। फैज़ाबाद में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश में फैज़ाबाद है, ठीक है ना। फैज़ाबाद में पैदा हुए। अनीस के बाद अनीस के अजदाद दिल्ली के रहने वाले थे। अनीस के अजदाद यानी कि अनीस के बाप दादा, अनीस के आबा व अजदाद, उनके पुरखे, है ना, कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के। कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के रहने वाले थे। उनके परदादा, दादा नहीं परदादा, उनके परदादा मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिद दिल्ली की तबाही के बाद अपने बेटे मीर हसन के साथ दिल्ली छोड़कर फैज़ाबाद चले आए थे। देखो मीर हसन जो है अब मीर बबर अली अनीस के दादा होंगे, है ना। परदादा जो है मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिद, जब दिल्ली जो है उजड़ गई थी, दिल्ली को तबाह कर दिया गया था, उस वक्त अपने बेटे को लेकर के, अपने बेटे मीर हसन को लेकर के कहाँ आ गए थे? फैज़ाबाद। कहाँ गए थे? फैज़ाबाद आ गए थे, ठीक है ना। मीर अनीस ने अपने वालिद मीर खलीक के ज़ेर साया तालीम व तरबियत पाई। वालिद का नाम है मीर खलीक। वालिद कौन है? किताब देख के बोलो ना जी। मीर खलीक। वालिद कौन है? मीर खलीक के ज़ेर साया माने उनके देख रेख में तालीम व तरबियत पाई। ध्यान दो किताब में। घंटी लग गई तो बाहर मत देखो, क्लास में हो यहाँ देखो। आज जाना है तो चल जाओ बाहर, क्लास नहीं करना है, मन नहीं कर रहा है तो, और नहीं तो फिर 10 मिनट जो है बर्दाश्त करके रहो, ठीक है। देर से क्लास शुरू हुआ है। मीर अनीस ने अपने वालिद मीर खलीक के ज़ेर साया तालीम व तरबियत पाई। मीर नजफ़ अली फैज़ाबादी और मौलवी हैदर अली लखनवी से भी तालीम हासिल की। अनीस की वालदा भी एक तालीम याफ्ता खातून थी और फ़ारसी ज़ुबान नेज़ मजहबी उमूर से काफ़ी वाक़फ़ियत रखती थी।
अनीस की इब्तदाई तालीम और तरबियत में उनकी वालदा का भी बड़ा हाथ था, बड़ा हाथ है उनकी वालदा माँ का, क्योंकि माँ जो है एक पढ़ी लिखी खातून थी, है ना, बहुत मजहबी इंसान थी, दीनी इंसान थी, दीनी औरत थी, है ना। तो उनकी तालीम और तरबियत का भी असर मीर बाबर अली अनीस के ऊपर पड़ा, है ना। मीर बाबर अली अनीस जो है अपनी वालदा से तालीम और तरबियत हासिल किए, ठीक है ना। देखो यहाँ नाम, कई नाम आया ना, सब नाम याद नहीं रहेगा, दिमाग तुम लोग का गड़बड़ा जाएगा, होच पोच हो जाएगा। कम से कम वालिद साहब का नाम याद रखोगे ना। और यहाँ किताब में वालिद साहब का ही नाम दिया है, सिर्फ उन्हीं का नाम याद रखना, माँ का नाम तो दिया नहीं है। अब परेशान मत हो कि माँ का नाम क्या था, जब BA MA करोगे तो फिर देख लेना बढ़िया सा माँ का नाम क्या था। दादा का नाम दिया है, दादा मशहूर शायर थे मीर हसन, है ना। मीर हसन जो है, मीर हसन को जो है बाद में जाकर के पढ़ोगे तो मीर हसन का नाम याद रख सकते हो। दादा का नाम क्या था, मीर हसन, है ना। दादा जो है मीर हसन। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। मीर अनीस का मुताला वसी था। हम पढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, लंबा हो गया वैसे भी। हम पढ़ रहे हैं, तुम लोग ध्यान से सिर्फ लफ्ज़ को देखो। मीर अनीस का मुताला वसी था। अरबी और फ़ारसी में अच्छी दस्तगाह रखने के साथ साथ वो उन तमाम उलूम से खातिर खा वाकिफ़ थे जो उस ज़माने में राइज थे। कुरान व हदीस, उरूज़, मंतिक, फ़लसफ़ा, तिब, रमल वगैरह सब में उन्होंने अच्छी इस्तेदाद बहम पहुँचाई थी। उनके अलावा वो फ़न सिपहगिरी और फ़न शाह सवारी से भी बखूबी वाकिफ़ थे। इन फ़नून की तालीम उन्होंने बाकायदा तौर पर उस ज़माने के माने हुए उस्तादों से हासिल की थी, ठीक है ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। मीर अनीस नहायत खुददार और पाबंद वज़ा शख्स थे। वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और अपने बुज़ुर्गों के इल्म फ़ज़ल पर बड़ा फ़ख्र करते थे। मरसिया पढ़ते वक्त वो अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव और चेहरे की हरकत व सकनात से सारा मंज़र दिल नशी कर देते थे और मजलिस में समा बांध देते थे। मीर अनीस के वालिद आखिरी उम्र में लखनऊ चले आए। उनके साथ अनीस भी आ गए और यहीं मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर ली। लखनऊ ही में उनकी वफ़ात हुई। अनीस एक कादिरुल कलाम शायर और माहिर फ़नकार थे। अब देखो यहाँ से दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, यहाँ से उनकी शायरी का जायज़ा शुरू हो रहा है। यहाँ तक हम लोग उनकी हालात ज़िंदगी पढ़े, जहाँ वो इंतकाल कर रहे हैं ना। कब इंतकाल किए? 1874 में। 1874 में लखनऊ में। कहाँ इंतकाल किए? लखनऊ में। अब वहाँ जो तुम लोग को सवाल दिया है कि मीर अनीस की हयात और उनकी शायरी का जायज़ा लीजिए। अब यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, समझाएंगे नहीं, टाइम ज़्यादा हो गया। जो पढ़ रहे हैं अभी हम, अब समझो हम उनकी शायरी का जायज़ा ले रहे हैं अभी यहाँ से, ठीक है। देखो, अनीस एक कादिरुल कलाम शायर और माहिर फ़नकार थे। ज़ुबान पर उन्हें बेपनाह कुदरत हासिल थी। लफ्ज़ों के इंतखाब और इस्तेमाल में उनका कोई जवाब नहीं था। वो एक बात को कई ढंग से अदा करने में माहिर थे। मुश्किल अल्फाज और अरबी फ़ारसी तराकीब और मुहावरात को भी बेहद लतीफ़ पैराए में नज़्म करने में उन्हें मलका हासिल था। नाजुक ख़यालात और लतीफ़ से लतीफ़ कैफ़ियत की तर्जुमानी वो नहायत मुनासिब अल्फाज और बेहद मुअस्सिर अंदाज में करते हैं। समझ गए ना? नहीं समझे? नहीं समझे, कहाँ से समझेगी? हम समझे भी नहीं कि तो समझ जाएगी। समझाने के बाद भी नहीं समझती हो तुम लोग, तो ऐसे कैसे समझोगी? नहीं समझी होगी। और समझाते तब भी नहीं समझती। नहीं सर, कैसे समझाइए तो आप इतना अच्छा समझाते हैं कि तुरंत समझ आ जाता है। हाँ लेकिन हम लोग जल्दी समझ नहीं सकते। हाँ, देखो नहीं समझने का वजह क्या है ना,
नहीं समझने की वजह यही है कि तुम लोग का बेसे कमज़ोर है, बुनियादी कमज़ोर है। नहीं कहा नहीं, एक क्लास से लेकर के जो है 8वीं क्लास तक कितना पढ़े हो नहीं पढ़े हो तुम लोग जानते होगे, तुम लोग जानते होगे। अलग अलग स्कूल से आए हो ना, कितना पढ़ करके आए हो तुम लोग को बेहतर पता होगा। अगर कहीं मदरसा से कोई जुड़े हुए होगे, मदरसा में पढ़े होगे, अरबी के साथ साथ उर्दू भी, उन लोगों का तो कुछ ठीक ठाक है। और उन लोगों का भी ठीक ठाक क्या है, उन लोग को पढ़ना ठीक है, पढ़ना तक तो आता है, लिखने में अभी भी कमज़ोर स्टूडेंट्स है। और तुम लोग इसलिए भी और थोड़ा सा तुम लोग के साथ जो है गड़बड़ हुआ या कमज़ोर रह गए कहो कि बीच में इधर 2 साल पढ़ाई लिखाई हुआ नहीं, बिना पढ़े लिखे ना पास किए जी। कोरोना काल में तो पास करवा दिया सबको, सब ऐसे ही पास कर गए। तो और नहीं तो ऐसा नहीं है, अभी जो तुम लोग का लेवल है, स्टैंडर्ड है, इससे बेहतर होता। कम से कम हाई स्कूल में तो हम पढ़ाते हैं, 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं। तुम लोग नहीं पढ़ते हो, क्लास नहीं आते हो, वो अलग चीज़ है। हम तुम लोग का इंतज़ार करते रहते हैं बाहर खड़ा होकर के कि तुम लोग जो है आओ तो क्लास में। तुम लोग नहीं बोल सकते हो कि पढ़ाते नहीं हैं, और वही लोग बोलोगे जो क्लास नहीं आते होगे, नहीं करते होगे। पढ़ाने में हम कभी जो है कभी कोई कोताही, कोई कमी अपने तरफ से नहीं करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा कभी मसरूफियात हो, कहीं मशगूल हैं, कहीं कोई इधर उधर के काम में बिजी हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हम कभी जो है जानबूझ करके जो है क्लास मिस नहीं करना चाहते हैं, है ना। तुम लोग को चाहिए, तुम लोग थोड़ा सा जो है उतावलापन दिखाओ कि जहाँ पे उर्दू का क्लास है वहाँ पे जो है फ़ौरन जो है वहाँ से निकलें और क्लास में आ जाए। तुम लोग ये दिखा नहीं रहे हो ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो फिर हम कह रहे हैं एग्ज़ाम का टाइम जो है करीब है ना। मई के महीना में उम्मीद है एग्ज़ाम होना है। अब 1 महीना जो है लगभग जो है टाइम बचा हुआ है तैयार। हाँ, मई में उम्मीद है एग्ज़ाम होने का। 1 महीना रेगुलर आ जाओ ना। जो लोग नहीं आ रहे हैं उसको आने के लिए कहो, है ना। अब रमज़ान शुरू होगा 1 हफ्ता के बाद, कहोगे अब तो रोज़ा शुरू हो गई, कैसे भूखे प्यासे जब भी क्लास करें। तो भूखे प्यासे खाली तुम लोग थोड़े रहोगे, हम भी जो रहेंगे। तुम लोग को तो कम बोलना है, बोलना ही नहीं। बकबक तो हमको करना पड़ता है, बोलना तो हमको पड़ता है। मुंह सूखेगा तो मेरा ना मुंह सूखेगा। अब तुम लोग मुंह सुखा लेगी बकबक बकबक अपने सहेली लोग से बातचीत करके और दोस्त यार से जो है बातचीत करके जो है ना, प्यास जो है उठा लोगे तो वो अलग चीज़ है। रमज़ान में कम से कम बातचीत, काम का बातचीत, है ना। स्कूल आओ और दिन के तरह नहीं आना है, बिल्कुल जो है समझ लो कि रमज़ान के महीना में हम स्कूल आ रहे हैं, ठीक है ना, और रोज़ा से हैं। इसलिए उलूल जुलूल अल बल इधर उधर का बातचीत नहीं करना है, ठीक है। अपना आओ इत्मीनान से क्लास करो, ठीक है, और कम से कम बातचीत करो अपने दोस्त यार से, अपनी सहेली लोग से, ठीक है। और इत्मीनान से जो है घर जाओ। फर्स्ट हाफ में तुम लोग को तो स्कूल आना है, मॉर्निंग स्कूल हो जाएगा 1 तारीख से, है ना। 1 तारीख से मॉर्निंग हो जाएगा स्कूल, 11:30 बजे तक चलेगा। इत्मीनान से अपना 12 सवा 12 बजे तक घर पहुँच जाओगे। कितनों दूर से आती है, 12 बजे तक घर पहुँच जाएगी सबको, है ना। अब पहुँचने के बाद फिर अपना रोज़ा नमाज करना शुरू कर दो। फिर तो नमाज जोहर है, असर है, मगरिब है, ऐसा है, और 2-2 घंटा में जो है नमाज है। नमाज, किताब और अफ्तार का इंतज़ाम करते करते टाइम गुजर जाएगा। फर्स्ट हाफ स्कूल में गुजारो, ठीक है, ठीक है ना।